आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक ऐतिहासिक कहानी है जिसका नाम है महारानी कर्णावती की राखी। जाति, धर्म और मजहब इन सब से बढ़कर होता है राखी का मोल। इसी भाव को दर्शाती ये कहानी आप सुनेंगे, जिसकी लेखिका है अनुपमा झुनझुनवाला। अनुपमा जी एक हाउसवाइफ है और अच्छा साहित्य पढ़ना पसंद करती हैं। वो अपने शब्दों के माध्यम से हमारे समाज को एक संदेश देना चाहती है। तो आइए शुरू करते हैं ऐतिहासिक कहानी महारानी कर्णावती की राखी। राखी या रक्षाबंधन, ये नाम कान में पड़ते ही इतना खूबसूरत और पवित्र सा एहसास होता है जिसे शब्दों में बयान कर पाना नामुमकिन सा है। रक्षा और बंधन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका अर्थ है वो बंधन जो रक्षा के लिए बांधा गया हो। राखी वो रक्षा सूत्र है जिसे एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, इस वचन के साथ कि भाई हमेशा उसकी रक्षा करेगा। रक्षाबंधन कब, कहां, कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसको लेकर बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा मेरे दिल को छू जाती है उसके लिए मुझे इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ये बात लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की है। ये वो समय था जब राजपूतों और मुगलों के बीच कब जंग छिड़ जाए कोई नहीं जानता था। महाराणा सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ राज्य एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया था। महाराणा ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में सतलुज से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ग्वालियर तक कर लिया था। इसके बाद राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को मेवाड़ की ओर बढ़ने से भी रोक दिया। लेकिन उनकी ये विजय यात्रा ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन मौका पाकर बाबर ने राणा सांगा पर हमला कर दिया और खानवा में दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ओर की सेनाएं हाथी और घोड़ों से सुसज्जित थे। दोनों ओर के सिपाही खूब बहादुरी के साथ युद्ध कर रहे थे। ढाल से टकराती तलवारों की टंकार चारों दिशाओं में गूंज रही थी। दोनों ही ओर के शूरवीर योद्धाओं के द्वंद्व युद्ध से मानो धरती भी कांप उठी थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। राणा सांगा ने बाबर के अनगिनत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। वे बड़ी ही बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। अंत में बाबर ने कोई उपाय न देखकर भारी मात्रा में गोला बारूद का इस्तेमाल करके महाराणा सांगा के बुलंद हौसलों को परास्त कर दिया। अंत तक वीरता के साथ लड़ते लड़ते महाराणा सांगा आखिरकार वीर गति को प्राप्त हो गए। उधर चित्तौड़ के अंतःपुर में महारानी कर्णावती अपने कक्ष में बैठकर राणा के स्वागत की तैयारियां कर रही थी। वो महाराणा सांगा को पहनाने के लिए अपने हाथों से फूलों की माला गूंथ रही थी। उनके साथ में बैठे थे जवाहर बाई और उनके विश्वास पात्र बाघ सिंह। तभी उन्होंने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी पन्ना धाय को बुलाकर कहा, पन्ना जाओ, जरा जाकर मंत्री जी से युद्ध का हाल पता लगाओ। हमारा चित्त बहुत व्याकुल है। पन्ना ने कहा, जी महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर वो कक्ष से बाहर निकल भी ना पाई थी कि एक दूत ने महारानी के कक्ष में प्रवेश किया और बोला, महारानी जी। महारानी कर्णावती ने कहा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हमें अतिशीघ्र राजपूत वीरों की विजय का समाचार सुनाओ। दूत हकलाने लगा, वो महारानी जी। महारानी कर्णावती ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जो बात है बताओ। महारानी जी, हम हार रहे हैं। हमारी सेना ने दुश्मनों का बड़ी वीरता से मुकाबला किया, किंतु उनके गोला बारूद के सामने राजपूतों की तलवारें टिक न सकी। इतना सुनते ही महारानी कर्णावती के अंदर की क्षत्राणी जाग उठी। उन्होंने फौरन दूत से पूछा, हमारे महाराज कहाँ हैं? वे किस हाल में हैं? उनका समाचार बताओ। दूत फिर से हकलाने लगा, जी महारानी जी, वो महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। महारानी के हाथों से फूलों की माला नीचे गिर गई। वे बहुत ही करुण स्वर में विलाप करने लगी। एक पल को वे बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि महाराज की अनुपस्थिति में
मेवाड़ के शासन की बागडोर महारानी कर्णावती को ही संभालनी थी। महाराणा सांगा के दोनों कुंवर उदय सिंह और कुंवर विक्रमजीत सिंह अभी बालक ही थे, इसलिए बिना देर किए महारानी ने चित्तौड़ के राज्य का पदभार अपनी देखरेख में अपने बड़े पुत्र विक्रमजीत के हाथों में दे दिया। लेकिन क्योंकि अभी विक्रमजीत की उम्र बहुत कम थी, इसलिए चित्तौड़ के सामंत महारानी के इस फैसले से नाराज हो गए। वे जाकर गुजरात के बहादुर शाह से मिल गए और इस बात का फायदा उठाते हुए गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर धावा बोल दिया। अब रानी कर्णावती की चिंता का कोई पारावार न रहा, लेकिन वो एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर औरत थी। उन्होंने धीरज नहीं खोया और बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस परिस्थिति से बाहर निकलने का उपाय सोचा। महारानी कर्णावती अपने विश्वास पात्र बाघ सिंह और जवाहर बाई के साथ एक कक्ष में विचार विमर्श में लीन थी। उन्होंने कहा, बाघ सिंह जी, आप कोई उपाय बताएं कि हम इस संकट से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बाघ सिंह ने कहा, महारानी जी, हम आपसी दुश्मनी की वजह से इस संकट से गुजर रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए ये बताइए। हमारी सेना खानवा के युद्ध के बाद कमजोर हो चुकी है। हम अकेले बहादुर शाह का सामना नहीं कर पाएंगे। बाघ सिंह ने कहा, महारानी जी, हम राजपूत अपनी जान की बाजी लगा देंगे। उन गद्दारों को मेवाड़ से बाहर खदेड़ कर ही दम लेंगे। वो तो ठीक है बाघ सिंह, लेकिन बहादुर शाह की सेना बहुत विशाल है। हमें एक उपाय सूझा है। हम बादशाह हुमायूं को एक पत्र और राखी भेजकर अपना भाई बनाकर उनसे मदद मांगेंगे। जवाहर बाई ने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं महारानी? ये मुगल भला क्या जाने राखी का मोल? महारानी ने दृढ़ स्वर में कहा, ऐसा नहीं है जवाहर बाई, मुगल क्या इंसान नहीं है? हमारे ईश्वर को वे खुदा कहते हैं। मंदिर न जाकर मस्जिद जाते हैं, बस इतना ही तो फर्क है। बहनें तो उनकी भी होती है। राखी एक पवित्र सूत्र है। इस पवित्र बंधन की लाज बादशाह हुमायूं को रखनी ही होगी। बाघ सिंह जी, आप फौरन पद्म शाह जी को बुलाइए। हम उनके हाथों हुमायूं के लिए पत्र और राखी भेजेंगे। बाघ सिंह ने कहा, जो आज्ञा महारानी जी। और इतना कहकर वे पद्म शाह को बुलाने के लिए कक्ष से निकल गए। जल्दी ही पद्म शाह को लेकर वे वापस महारानी के पास आए। महारानी ने पद्म शाह को एक पत्र और राखी दी और कहा, जाओ फौरन ये पत्र और राखी बादशाह हुमायूं तक पहुंचाकर उनका जवाब लेकर आओ। जो आज्ञा महारानी जी। इतना कहकर पद्म शाह उसी वक्त बादशाह हुमायूं से भेंट करने के लिए निकल पड़े। अब आपको लिए चलते हैं बादशाह हुमायूं के दरबार में। बादशाह का दरबार सजा हुआ था। उनके दरबार की छटा देखते ही बनती थी। सोने के रत्नों से जड़े सिंहासन पर बादशाह बड़ी ही शानो शौकत के साथ विराजमान थे। दोनों ओर लाइनों में दरबारी गण सुसज्जित वेशभूषा में बैठे हुए थे। दरबार की शानो शौकत देखकर किसी की भी आंखें चकाचौंध हो जाएं, ऐसी शान थी बादशाह हुमायूं के दरबार की। बादशाह हुमायूं अपने विश्वास पात्र सेनापति तातार खान और हिंदू बेग के साथ दरबार में बैठे बात कर रहे थे। तभी एक पहरेदार ने दरबार में प्रवेश किया और कहा, बादशाह सलामत की जय हो। जहां पनाह मेवाड़ से एक दूत महारानी का संदेश लेकर आया है। बादशाह हुमायूं ने कुछ चकित स्वर में कहा, मेवाड़ की महारानी का संदेश? ठीक है, संदेशवाहक को यहाँ भेज दो। पहरेदार गया और दूत अंदर आया। दूत ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत की जय हो। हमारी महारानी ने आपकी खिदमत में ये पत्र भेजा है और आपसे इसका जवाब मांगा है। बादशाह हुमायूं ने पत्र पढ़ा और कहा, अवश्य। साथ में लगी राखी को आंखों से लगाते हुए उन्होंने अपनी कलाई पर बांध लिया और बड़े ही दुलार से अपनी कलाई को चूम लिया। उसके बाद वे दूत की ओर मुखातिब हुए, जाओ दूत, अपनी महारानी से कह दो कि उनका ये भाई चित्तौड़ की रक्षा के लिए शीघ्र अतिशीघ्र आ रहा है। और दूत को बहुत से उपहार देकर उन्होंने वहां से विदा कर दिया। दूत के वहां से निकलते ही तातार खान ने बादशाह से प्रश्न किया, बादशाह सलामत, क्या आप सचमुच मेवाड़ की रक्षा के लिए जाएंगे? हुमायूं ने कहा, हाँ,
एक बहन ने अपने भाई से मदद मांगी है और हम अवश्य जाएंगे। हिंदू बेग ने कहा, लेकिन हुजूर, आप क्यों भूल रहे हैं कि वो आपके वालिद के जानी दुश्मन की बेवा हैं? हुमायूं ने दृढ़ स्वर में कहा, इस्लाम कभी भी इंसानियत भूलना नहीं बताता। वो बताता है कि मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज है। भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते के सामने धर्म, जाति, मजहब कोई मायने नहीं रखते। पर जहां पनाह, तातार खान कुछ कहने ही जा रहे थे कि हुमायूं ने उन्हें टोक दिया। नहीं सेनापति, अब पर वर कुछ नहीं कहेंगे आप। फौरन कूच की तैयारी कीजिए। बस हमें बहन कर्णावती की मदद के लिए जल्द से जल्द मेवाड़ पहुंचना है। जो आज्ञा हुजूर, कहकर तातार खान और हिंदू बेग कूच की तैयारी करने के लिए निकल पड़े। जल्दी ही एक बड़ी सेना के साथ बादशाह हुमायूं चित्तौड़ के लिए निकल पड़े। उधर केसरिया बाना पहनकर चित्तौड़ के सभी वीर कूद पड़े रण में शत्रु का मुकाबला करने। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। जवाहर बाई के नेतृत्व में जहांबाज राजपूत घमासान युद्ध कर रहे थे। इधर उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए मुगल सेना अभी ग्वालियर तक ही पहुंच पाई थी कि उधर बहादुर शाह की सेना ने अपने तोप खाने के द्वार खोल दिए। मेवाड़ पर तोपों से हमला बोल दिया। भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि चित्तौड़ के महावीर सैनिक जी जान से युद्ध कर रहे थे, लेकिन शत्रु की तोपों का सामना वे नहीं कर सके। जैसे ही महारानी कर्णावती के कानों तक ये खबर पहुंची कि राजपूत हार रहे हैं, चित्तौड़ के किले की दीवारें ढह चुकी हैं और बहादुर शाह राजमहल की ओर ही आ रहा है, तो उन्होंने फौरन सभी राजपुतानियों को वहां बुलाया और उनकी लाज बचाने के लिए महारानी ने जौहर करने का संकल्प किया। उन्होंने आदेश दिया, राजमहल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। फौरन महारानी कर्णावती के आदेश का पालन हुआ और महल के दरवाजे बंद कर दिए गए। महारानी के आदेश पर चंदन की ढेरों चिताएं सजाई गई। 13,000 क्षत्राणियों के साथ महारानी कर्णावती ने लाल चोला पहनकर 16 श्रृंगार किया। सभी क्षत्राणियों ने गौमुख में स्नान करके मुख में तुलसी पत्र डालकर हाथ जोड़कर देवी माँ का ध्यान करते हुए हर हर महादेव की गुंजार के साथ अग्नि स्नान किया। धू धू करके अग्नि की लपटें आसमान छूने लगी। जैसे ही बहादुर शाह ने अपने कुत्सित और घृणित इरादों के साथ किले का द्वार तोड़कर महल में प्रवेश किया, तो आसमान छूती चिता की लपटों को देखकर उसे पीछे हटना पड़ा। वो बस ढगा सा देखता ही रह गया और हाथ मलता रह गया। वो अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सका। उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए। वो कुछ भी हासिल नहीं कर सका। भले ही बादशाह हुमायूं वक्त पर चित्तौड़ ना पहुंच पाया हो, लेकिन राखी मिलते ही बादशाह हुमायूं का राखी के प्रति और महारानी कर्णावती के प्रति प्रेमपूर्ण और सम्मानपूर्ण व्यवहार ये सिद्ध कर गया कि राखी के बंधन का मोल जाति, धर्म और दूसरी सभी भावनाओं के बंधन से ऊपर होता है और इतिहास में ये घटना अमर हो गई। अगर ये कहानी आपको पसंद